जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो सारनाथ जो है वो भारत का 45वें नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अभी दक्षिण कोरिया में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र आयोजित किया गया था। इसी में यह फैसला लिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश का सारनाथ है, जो कि एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, तो इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जाएगा। बात करते हैं सारनाथ की, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने यहाँ अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और जैन ग्रंथों के अनुसार सारनाथ को सिंहपुर कहा जाता है। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे धामेक स्तूप है, अशोक स्तंभ है और चौखंडी स्तूप है। आपको याद रखना है कि भारत में अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 45 हो गए हैं, जिसमें 37 जो हैं वो सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। दोस्तों, भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन है? तो 1983 में पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए थे भारत की तरफ से। उसमें आगरा का किला जो कि यूपी में है, ताजमहल ये यूपी में, अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में और एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में। तो ये पहले यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। 2024 में मोईदाम को शामिल किया गया था, जो कि असम में है। विश्व में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल वाला देश कौन है? इटली। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। वेट लिफ्टिंग में जीता है इन्होंने। तो 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल था। दोस्तों, मीराबाई चानू इससे पहले 2018, 2022 और 2026 में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने लगातार 3 गोल्ड जीते हैं और इस प्रकार का कारनामा करने वाली वो पहली वेट लिफ्टर बन गई हैं। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 गोल्ड जीतने वाली पहली वेट लिफ्टर कौन बनी है? मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नंदन नीलेकणी जो हैं वो परीक्षा सुधारों के लिए जो उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसकी घोषणा हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा की गई थी। ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है, इसका उद्देश्य ये है कि जो परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए। तो अध्यक्ष बने हैं नंदन नीलेकणी, जो कि प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। इसके अलावा इसमें सदस्य के रूप में तपन ढेका हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ हैं जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, और वी कामकोटी हैं, अनीता करवाल हैं और अमृतलाल मीणा हैं। यूनेस्को ने हाल ही में किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो डी डे लैंडिंग बीच, माउंट ओलंपस और असुका फुजीवारा, इनको हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो जो डी डे लैंडिंग बीच है ये फ्रांस में है, माउंट ओलंपस ग्रीस में है और असुका फुजीवारा ये जापान में है। और इसके अलावा बोमा वंडीगिलो को भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जो कि साउथ सूडान में है। अगला क्वेश्चन है, FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन है ये मस्कट, ओमान में हुआ है। ठीक है, और इसको सब जूनियर पुरुष वर्ग में भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके, और महिला वर्ग में चाइना ने जीता है भारत को हरा करके। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली इंडियन कौन बनी है? अनाहत सिंह बनी है। ठीक है, तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कनाडा में हुआ है। तो महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है इजिप्ट की रुकैया सालेम को हरा करके, और इस प्रकार से अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो प्रहलाद जोशी जी भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तो दोस्तों, जो प्रहलाद जोशी जी हैं ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे थे। अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय भी दिया गया है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है।
ठीक है। इसके अलावा अभी एक और इस्तीफा हुआ है रवनीत सिंह बिट्टू जी का, जो कि रेल राज्य मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है रूपमणि गढ़। तो दोस्तों, रूपमणि गढ़ ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है और वो ऐसा करने वाली असम की पहली महिला बनी है। तो असम के सीएम ने हाल ही में उन्हें सम्मानित किया है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में इसे चौमोलुंगमा बोला जाता है। भारत में किन मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों का ट्रायल किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 रुपये और 20 रुपये, यानी 10 रुपये और 20 रुपये के अब प्लास्टिक के नोट आएंगे, तो इसका ट्रायल किया जाएगा। तो 200 करोड़ के नोट बनाए जाएंगे, जिसमें 100 करोड़ के 10 रुपये के और 100 करोड़ के 20 रुपये के नोट बनाए जाएंगे। ठीक है। तो ये जो पॉलीमर नोट होंगे या प्लास्टिक के जो नोट होंगे, ये कागज़ के बजाय अधिक मजबूत होंगे, टिकाऊ होंगे और ये वाटर प्रूफ भी होंगे। आसानी से ये फटते नहीं हैं, ना कि गंदे होते हैं। हाल ही में किस देश को इबोला मुक्त घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा युगांडा। तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है युगांडा, तो उसको हाल ही में इबोला फ्री घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जून से कोई भी इबोला का नया मामला नहीं आया है। इबोला की अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है और ये इबोला वायरस से फैलती है। इसकी पहली बार खोज जो है ये 1976 में की गई थी सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इसका जो नाम है ये इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत, और पहले स्थान पर है फिलीपींस। तो दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि भारत में 3.11 लाख से अधिक समुद्री पेशेवर हैं, यानी ऐसे लोग हैं जो समुद्र में काम करते हैं, 3 लाख से ज़्यादा। ठीक है। और वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 12.16% है। पहले स्थान पर फिलीपींस है। पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरी तरह से बंद करने का आदेश किस न्यायालय ने दिया है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये न्यायालय दिया है। यानी जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये पूरी तरह से बंद हो गया है, क्योंकि इसने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पॉम कॉम्प्लेक्स किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों गोदरेज एग्रोवेट के द्वारा स्थापित किया गया है, और ये कहाँ पर? खम्मम जिला तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में पॉम ऑयल निष्कर्षण इकाई है, रिफाइनरी है, और दोस्तों किसानों को बीज, तकनीकी सलाह ये सभी प्रदान किए जाएंगे यहाँ पर। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद के किन सदनों में पारित हो चुका है? तो ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये कानून बनेगा और इसके माध्यम से राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया है। तो अब वंदे मातरम का अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना एक दंडनीय अपराध होगा। अधिकतम दंड इसमें 3 साल का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, और अगर अपराध दोहराया जाता है तो न्यूनतम 1 साल की सजा होगी। तो अब वंदे मातरम को जनगणमन के समान वैधानिक संरक्षण मिला है, यानी कि जो कानून, जो नियम जनगणमन के लिए बने थे, वही कानून, वही नियम अब वंदे मातरम के लिए भी बन गए हैं। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ और निर्देश हैं इसमें, जैसे सभी सरकारी कार्यक्रमों में प्रारंभ से पहले वंदे मातरम का गायन होगा और वंदे मातरम के सभी 6 पैरा गाए जाएंगे या बजाए जाएंगे। पूरा गायन 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा हुआ, इसको आप जरूर नोट करिएगा। गायन के समय सभी व्यक्ति सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे, और जो स्कूल हैं उसमें प्रार्थना सभा से पहले वंदे मातरम का गायन या वादन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार अधिकतम सजा कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 10 साल। तो नकल रोकने के लिए और जो पेपर लीक होते हैं उसको रोकने के लिए हाल ही में सरकार के द्वारा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लाया गया था, जो कि अब कानून बन चुका है। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? इसमें अधिकतम 10 साल की सजा है, अधिकतम जुर्माना 10 करोड़ रुपए का है, जांच अवधि है 2 माह की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी
और चार्ज शीट दाखिल होने के लगभग 3 माह के भीतर फैसला करने का भी इसमें लक्ष्य है। हाल ही में लक्ष्मी योजना की शुरुआत या दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये दिल्ली में हुई है। दिल्ली सरकार के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। तो इसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत 176वें स्थान पर है। तो हाल ही में दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें 177 देश शामिल किए गए थे। भारत की रैंक है 176। भारत का स्कोर है 22.46। टॉप 3 कंट्री हैं एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये देश पर्यावरण के प्रति बहुत गंभीर हैं। और अंतिम स्थान पर जो है लाओस है 177वें नंबर पर, और उससे एक पायदान पहले यानी 176वें नंबर पर भारत है। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा इसमें 5G उपकरण बनेंगे, 6G उपकरण बनेंगे, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर और नेटवर्किंग उपकरण ये सभी बनाए जाएंगे। फ्रैंको बारेसी किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे जिनका निधन हुआ है, आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली के प्रसिद्ध फुटबॉलर फ्रैंको बारेसी का 31 जुलाई को निधन हुआ है। तो ये इटली के लिए फुटबॉल खेलते थे, और जो FC मिलान नामक जो फुटबॉल क्लब है उसके लिए भी ये फुटबॉल खेलते थे। ठीक है, 81 इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। हाल ही में फिडे के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो विश्वनाथन आनंद जो हैं वो फिडे के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं। फिडे जो है वो शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है, तो उसमें अंतरिम अध्यक्ष कौन बन गए हैं, विश्वनाथन आनंद। हुआ क्या है कि जो आर्काडी ड्योकोविच हैं उनको अपना पद छोड़ना पड़ा है, तो उनके स्थान पर विश्वनाथन आनंद को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि विश्वनाथन आनंद अभी तक इसके उपाध्यक्ष थे, अब इसके अंतरिम अध्यक्ष बन गए हैं। फिडे की जो स्थापना है ये 1924 में हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, सरकार के अनुसार 2014 से लेकर 2023 के बीच में कितने संविधान संशोधन हुए हैं, आंसर हो जाएगा 8। तो हाल ही में सरकार ने ये बताया है कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसने 2014 से लेकर 2023 के बीच में 8 संविधान संशोधन किए हैं। तो जो पहला संविधान संशोधन था मोदी सरकार का वो 99वां संविधान संशोधन था जो कि 2014 में हुआ था। फिर दूसरा 100वां संविधान संशोधन 2015 में, और फिर 101वां, 102वां, 103वां, 104वां, 105वां और लेटेस्ट जो हुआ है वो 2023 में हुआ है 106वां संविधान संशोधन। तो इसमें लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई थी। इसके लिए जो अधिनियम लाया गया था उसका नाम रखा गया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम। भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये अमरावती क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में समझौता हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो शर्मिला धनकर ने जीता है। ठीक है, तो शर्मिला धनकर ने महिला शॉटपुट F57 में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और इनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है वो 9.81 मीटर का रहा है। इस प्रकार से पैरा एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, वो बनी है दोस्तों शर्मिला धनकर। ISSF विश्व कप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता है, ईसा सिंह ने जीता है। तो हाल ही में ISSF विश्व कप का जो एक चरण है ये हांगझोउ चाइना में आयोजित किया गया था। ये अलग अलग चरणों में होता है, तो अभी इसका एक चरण जो है हांगझोउ चाइना में आयोजित किया गया था। तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता है ईसा सिंह ने, सिल्वर जीता है चाइना की खिलाड़ी ने, और ब्रॉन्ज जीता है मनु भाकर ने जो कि भारत की हैं। और इसके अलावा जो भारत की सैन्यम विज हैं उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर हरजिंदर कौर ने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो दोस्तों हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके अलावा जो गुलवीर सिंह हैं इन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया है। में किस देश ने रोम संविधि से हटने की घोषणा की है, आंसर हो जाएगा वेनेजुएला।
तो दोस्तों, रोम संविधि से हटने का मतलब ये है कि जो वेनेजुएला है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वेनेजुएला ने कई आरोप लगाए हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर, और वो अब अलग होने की घोषणा कर चुका है। उसने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को अपनी जो सूचना है वो भेज दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये ऋषभ शेट्टी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 का जो आयोजन होगा उसमें उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, और ये अवार्ड समारोह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और ये जो फिल्म फेस्टिवल होता है तो 2026 में इसका आयोजन 13 से 23 अगस्त के बीच में होगा। विदेश में आयोजित भारतीय सिनेमा का ये सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पैरा एथलेटिक्स पुरुष 100 मीटर T47 स्पर्धा में गोल्ड किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों दिलीप महादुगावित ने। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए बांग्लादेश के किस लीडर को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो वहां के जो पीएम है तारिक रहमान, उनको भारत ने इनवाइट किया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए। ठीक है, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 एवं 13 दिसंबर 2026 को आयोजित होगा नई दिल्ली में, जिसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का टाइटल किसने जीता है? तो प्रसूचि पंडा ने जीता है। तो आपको याद रखना है कि यह जो प्रतियोगिता यह जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी, और इसमें 14 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं वो भाग लेती हैं। तो इसमें विजेता बनी है ओडिशा की प्रसूचि पंडा, मिल जाएंगी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।